नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हमारे खास कार्यक्रम महामारी, बीमारी और आजादी में आपका स्वागत है। 15 अगस्त 1947 यानी भारत की आजादी का वो सुनहरा दिन, वो सुनहरा अध्याय, वो आजादी की सुबह जिसकी खुशी सभी के चेहरे पर दिखाई देती है। भारत देश ने ना इन 76 सालों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, बल्कि भारत अटल रहा है, अडिग रहा है। तो भारत को आजादी मिले हुए भले ही 76 साल हो गए हैं, लेकिन भारत में ऐसी बीमारियां आई जिनका मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया। आज हम अपने शो में ऐसे ही बीमारियों के बारे में बात करेंगे। जब महामारी और बीमारी पर भारत ने विजय हासिल कर बीमारियों को देश से दूर भगाया, तो सबसे पहले बात करेंगे चेचक की, यानी कि जिसे चिकन पॉक्स कहा जाता है। भारत को जब आजादी मिली तब चेचक के सबसे ज्यादा मामले थे, जिसे वेरियोला मेजर भी कहा जाता है। चेचक बीमारी के शुरुआती लक्षण की अगर बात की जाए तो तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द से इस बीमारी की पहचान होती है और फिर स्किन पर दाने के रूप में ये दिखाई देता है, जिससे चेहरे और हाथ पैरों में गड्ढे या चेचक से ये ढक जाता है। सदियों से चेचक दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक थी। इसके पीड़ितों की अगर बात की जाए तो 30% लोगों की इस बीमारी की वजह से जान चली गई थी, और जिसमें सबसे अधिकांश की अगर बात की जाए तो वो बच्चे थे। चेचक भी पहली बीमारियों में से एक है जिसे टीके के जरिए कंट्रोल किया गया। विशेष रूप से अगर कहा जाए तो 1796 में अंग्रेजी चिकित्सक एडवर्ड जेनर के महान प्रयोगों के बाद बात अगर साल 1947 की करें तो एक तरफ भारत आजाद हुआ था, हर एक पहलू पर भारत के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी थी, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया में बढ़ती चेचक मरीजों की संख्या ने भारत के आगे एक चुनौती खड़ी कर दी। साल 1948 में मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, चेन्नई में किंग्स फोर इंस्टीट्यूट में BCG टीके बनाने के लिए एक लैब शुरू की गई। अगले साल तक स्कूल लेवल पर BCG टीकाकरण की भी शुरुआत हो चुकी थी। भारत ने 1962 में राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की। लक्ष्य था 3 सालों में पूरी आबादी को चेचक के टीके लगाना। मामलों को ट्रेस करने और साथ ही वैक्सीनेशन में भी तेजी देखी गई, लेकिन मामले सामने आते रहे और साल 1975 की अगर बात की जाए जब भारत में चेचक का आखिरी मामला मिला और 1977 में भारत ने चेचक मुक्त भारत को घोषित कर दिया गया। यानी कि चेचक को हराने में हमें 3 दशक से भी ज्यादा का वक्त लगा। तो अब बात करते हैं चेचक के बाद में पोलियो की। पोलियो एक ऐसा वायरस जिसने 1950 के आसपास पूरी दुनिया पर अपना खतरा मंडराना शुरू कर दिया था, जिसके बाद इस बीमारी को लेकर सभी देश परेशान थे। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से जान तो नहीं जाती थी, लेकिन ये जिस बच्चे को होती थी उसको उम्र भर के लिए लकवाग्रस्त यानी कि दिव्यांग कर देती थी, और इसी वजह से सभी परेशान थे। ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इस पर कैसे विजय मिल पाए, और जिसके बाद ओरल पोलियो वैक्सीनेशन का आविष्कार रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर अल्बर्ट सोबिन ने की। सन 1961 में इसकी शुरुआत की और पोलियो वैक्सीन में विशेष प्रक्रिया की ओर से निष्कर्ष निकाले गए। पोलियो के जीवित विषाणु होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 1988 में पोलियो के खिलाफ दुनिया भर में अभियान चलाया। वहीं भारत में भी पोलियो को खत्म करने के लिए 2 अक्टूबर 1994 में इंद्रधनुष के पहले चरण के दौरान पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई। पहला चरण शुरू होने के दौरान ही दुनिया के 60% पोलियो से पीड़ित अगर बच्चों की बात की जाए तो वो भारत में थे। ऐसे में भारत को पोलियो से इस दौरान चुनौती देना भी एक बड़ा मुश्किल का काम था। वहीं पोलियो उन्मूलन को असंभव माना जा रहा था। उस दौर की अगर बात करें तो ये भी कहा जाता था कि यह अभियान बहुत ही मुश्किल है, लेकिन भारत ने दृढ़ शक्ति के साथ काम किया और साल 1995 में राष्ट्रीय स्तर पर पल्स पोलियो प्रतिरक्षण की शुरुआत की, और इसकी टैगलाइन थी 2 बूंद जिंदगी की। और इस अभियान के तहत ओरल पोलियो वैक्सीन के तहत 100% कवरेज भी किया गया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों से जुड़ाव से था और साथ ही जिन राज्यों में पोलियो खत्म हो गया वहीं इसी के तहत उन्मूलन संचालन योजनाओं के जरिए बच्चों का टीकाकरण करना था। इसी के साथ ही लोगों में उच्च स्तरीय मनोबल भी देखने को मिला
और लगातार इस अभियान पर काम करते हुए साल 2014 में भारत ने पोलियो मुक्त देश का दर्जा पाने में तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक बताया था। न कि सिर्फ भारत को बल्कि पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। तो पोलियो के बाद बात करते हैं प्लेग की, जहां पर प्लेग एक ऐसे संक्रमण ये रोग था जिसे यर्सीनिया पेस्टिस भी कहा जाता है। ये संक्रमण एक जीवाणु कृंतकों के काटने से मनुष्य में फैलता है। पिस्सू इनमें से कुछ ऐसे ही ज्यादातर विनाशकारी घटनाओं का कारण प्लेग था। इतिहास में ये महामारी 14वीं सदी के ब्लैक डेथ के पीछे की है, जब यूरोप की 1/3 आबादी मर गई थी। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में एशिया में सबसे बड़ी महामारी ये घोषित हुई, जो दुनिया भर में फैल गई और लाखों लोगों की इस दौरान ये मौत का कारण बनी। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में प्लेग की एंट्री पोर्ट सिटी हांगकांग के जरिए ब्रिटिश इंडिया में हुई थी। प्लेग से चीन और भारत ने मिलकर 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों की इस दौरान जान चली गई थी। प्लेग से चीन और भारत ने मिलकर 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान को लेकर एक सरकारी रिपोर्ट भी जारी की थी। वही सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 1994 में देश को प्लेग महामारी से 1800 करोड़ का नुकसान हुआ। एक सरकारी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 1994 में देश को प्लेग महामारी से 1800 करोड़ के नुकसान के साथ में आखिरकार आइसोलेशन और बचाव की कोशिशों के बाद भारत ने इस पर भी काबू पाया। तो बात करते हैं प्लेग के बाद में हैजा की, जहां पर यह जीवाणु ब्रिबियो कोलेरी के एक कारण होता है। एक तीव्र पानी युक्त डायरिया सिंड्रोम है। हैजा से संबंधित नैदानिक बीमारियों का विवरण प्राचीन काल से मिला है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान ये बीमारी एशिया के और इस दौरान पूरे विश्व स्तर पर 7वीं बार फैली, जिसे हैजा महामारी घोषित किया गया। पहली महामारी 1817 में शुरू हुई और इसके बाद की महामारी 1829, 1852, 1863, 1881, 1879 और इसी के साथ में 1961 में शुरू हुई। आखिरी महामारी आज तक जारी है। वैश्विक प्रसार के पैटर्न ने अलग अलग रूप ले लिए हैं। हालांकि अधिकांश एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका किसी न किसी समय प्रभावित हुए हैं। ब्रिटिश राज्य से लेकर आधुनिक भारत तक हैजा वो महामारी है जो बार बार देश में फैलती रहती है। पहली बार ये कलकत्ता में 1817 से 1824 के बीच फैली। इस दौरान हजार भारतीय मारे गए। फिर 20वीं सदी में एक बार फिर से हैजा फैला। इसने भारत में 8 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली। साल 1960 की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से हैजा की एंट्री हुई और 90 के दशक में तमिलनाडु से कुछ मामले सामने आए। भारत में आखिरी बार 2007 में ओडिशा से हैजे के मामले सामने आए थे। तो हैजा के बाद बात करते हैं HIV की। भारत ने HIV यानी कि एड्स उन्मूलन की दिशा में लगातार कठिन प्रयास कर रखा है। एड्स नामक इस भयंकर बीमारी ने देश की एक बड़ी आबादी को अपने प्रभाव में जकड़ रखा है। HIV से संबंधित मामलों को पूर्ण रूप से खत्म किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं और पिछले कुछ सालों में भारत ने इस प्रयास में काफी सफलता भी पाई है। भारत में पहला HIV का मामला 1986 में सामने आया। इसके बाद ये पूरे देश भर में तेजी से फैल गया। इस दिशा में सरकार ने पहला कदम ये उठाया कि अलग अलग जगहों पर 5 केंद्रों की स्थापना की गई। इन केंद्रों का कार्य जांच करने के साथ साथ ब्लड बैंकों को क्रियाविधियों का संचालन करना था। बाद में देश में एड्स संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण, रक्त जांच संबंधी विवरणों और साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों में समन्वय के उद्देश्य से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भारत को पूरी तरह से एड्स मुक्त होने में अभी कुछ समय लगेगा, क्योंकि अभी भी देश में 15 से 49 साल की उम्र के बीच में लगभग 25 लाख लोग इस समय पर एड्स से प्रभावित हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो विश्व में एड्स प्रभावित लोगों की सूची में तीसरे स्थान पर भारत आता है। वहीं HIV के प्रति सरकार की तरफ से समय समय पर जागरूक अभियान भी चलाए जाते हैं। एड्स से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाओं, प्राधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ में सहायक नर्सों और पंचायती राज संस्था के सदस्यों को HIV यानी कि एड्स से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षित भी किया गया है।
तो HIV के बाद बात करते हैं टीबी की। आजाद भारत में कुछ ऐसी बीमारियां अभी भी हैं जिससे भारत लगातार जंग लड़ रहा है, अभी तक पूरी तरीके से इस पर प्रयास कर रहा है। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि जिसे हम टीबी भी कहते हैं, इस बीमारी की बात की जाए तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये बीमारी सबसे पुरानी बीमारियों में से एक है। इस बीमारी की वजह से हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत होती है। वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत में भी हर साल लगभग 28 से 30 लाख लोग टीबी की चपेट में आते हैं। इस बीमारी के लक्षणों में खांसी, वजन में कमी, थकान, बुखार, रात को पसीना, ठंड लगना, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और भूख का नहीं लगना है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने अलग अलग क्षेत्र और साथ ही राष्ट्रीय टीबी निवारण कार्यक्रम स्थापित किए। इसको लेकर भारत सरकार का संशोधन राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम 1997 से शुरू हुआ। कार्यक्रम में टीबी उपचार पर विचार और डेटा विकसित करने के लिए WHO ने डॉट्स की रणनीति का उपाय किया। वहीं अब भारत ने टीबी को खत्म करने के लिए 2025 का लक्ष्य रखा है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि वास्तविक स्थिति निर्धारित लक्ष्य से काफी दूर है। साल 2022 में भारत में टीबी के कुल मरीजों की संख्या 21.42 लाख थी। तेलंगाना की बात करें तो इसके मरीजों की संख्या 72,878 मामले दर्ज किए थे। वहीं साल 2022 में पिछले साल की तुलना में टीबी में कुल मामलों में 13% की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं इसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 सितंबर को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का वर्चुअली शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य देश से 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना है। तो टीबी के बाद बात करते हैं हेपेटाइटिस की। ये भी एक महामारी के रूप में सामने आई। संक्रामक रोगों का एक समूह जो लीवर या यकृत पर हमला करता है और दुनिया भर में लोगों को प्रभावित करता है। इसमें 5 तरीके की कैटेगरी होती है, जिसमें हेपेटाइटिस A, B, C, D और E है। आमतौर पर लीवर की सूजन को हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस लीवर फाइब्रोसिस, सिरोसिस या लीवर कैंसर में भी बदल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक दक्षिण पूर्वी एशिया में वर्तमान में 10 करोड़ लोग हेपेटाइटिस B के साथ जी रहे हैं और 3 करोड़ लोग हेपेटाइटिस C के साथ में जी रहे हैं। भारत में बात की जाए तो भारत में संक्रामक हेपेटाइटिस अब एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में पहचाना जाता है। ये प्रभावित व्यक्ति परिवार के साथ साथ स्वास्थ्य प्रणाली पर भी एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक बोझ डालता है। यानी कि WHO के मुताबिक भारत में 4 करोड़ लोग लंबे समय से हेपेटाइटिस B के संक्रमित हैं और 60 लाख से 1.2 करोड़ लोग लंबे समय तक हेपेटाइटिस B से भी संक्रमित बताए जा रहे हैं। HIV महामारी हेपेटाइटिस का सबसे बड़ा कारण है, जबकि HIV बच्चों में अधिक आम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक बताया जाता है कि 2030 तक वैश्विक उन्मूलन लक्ष्य को हासिल करने के लिए परीक्षण और उपचार का कम कवरेज सबसे बड़ा अंतर है, जिसे हल किया जाना चाहिए। साल 2019 में एक ऐसे वायरस ने एंट्री की जिसने सबको घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया। ये वायरस है कोरोना वायरस, जहां पर 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान प्रांत के सी फूड और पोल्ट्री बाजार में इसकी शुरुआत हुई थी। लॉकडाउन, क्वारंटाइन और इसी के साथ में सामाजिक और शारीरिक दूरी जैसे शब्द अब हमारे रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन गए हैं। किसी भी वस्तु या सतह को छूने तक एक चिंता बनी रहती थी। वहीं इस वायरस पर भारत ने ऐसी विजय पाई कि विश्व में भारत का अलग ही स्थान बन गया। एक तरफ जहां चीन के साथ अमेरिका, जापान सहित तमाम विकसित देश ऐसे हैं जहां पर अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी थी, लेकिन भारत ने ऐसा कर दिखाया। न सिर्फ इस वायरस पर विजय पाई, बल्कि दुनिया भर में देशों में वैक्सीनेशन के लिए भी वैक्सीन दी है। भारत ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को बनाया, जिसके बाद दोनों ही वैक्सीन को मंजूरी मिली। इसके बाद 16 जनवरी 2021 को दिल्ली के एम्स में एक सफाई कर्मी जिसका नाम मनीष कुमार है, इसको ये वैक्सीन दी गई। उसके बाद से दिल्ली के एम्स में कोरोना का टीका लगने वाले सबसे पहले शख्स बन गए। एक तरफ भारत में वैक्सीनेशन ने लोगों को राहत दी, तो वहीं भारत ने दुनिया को भी ये वैक्सीन उपलब्ध कराई और साथ ही ये भी बताया कि भारत कुछ भी कर सकता है। तो इस खतरनाक वायरस से ना लड़ने की शक्ति के साथ में ही एक कीर्तिमान भी भारत ने हासिल किया है।
आज हम सभी 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज से 76 साल पहले हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी, लेकिन आजादी भले मिली थी, तमाम बीमारियों से हमारा देश ग्रस्त था। और जिस तरीके से इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको बताया कि कौन कौन सी बीमारियों ने भारत पर कब्जा किया हुआ था, भले ही अंग्रेज जा चुके थे, लेकिन बीमारियां भारत को घेरे हुए थी। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे इन बीमारियों से भी भारत लड़ने में सक्षम रहा। कुछ ऐसी वैक्सीन भी बनाई जहां पर विश्व में भारत का नाम रोशन हुआ। तो दूसरी तरफ अभी भी लगातार भारत कुछ ऐसी बीमारियों से लड़ रहा है जिसके लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है, और जल्द ही 2030 तक कुछ ऐसी बीमारियों से हमें छुटकारा मिलेगा। तो आप सभी को एक बार फिर से 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।